हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का करंट कॉन्सेप्ट के एक दूसरे क्लास में। कल हम लोगों ने G20 सम्मेलन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उसी क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कि G20 से संबंधित कई सारे टॉपिक पर क्लास ली जा सकती है। तो आज जो है G20 से ही रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का वक्तव्य। अब जानते हैं कि भारत G20 का भी प्रेसिडेंट है, नवंबर 2023 तक रहेगा। तो प्रधानमंत्री का यहाँ जो स्पीच है बड़ा महत्वपूर्ण है और इस स्पीच के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि भारत की रणनीति, भारत की दृष्टि वर्ल्ड अफेयर के प्रति क्या है, वैश्विक मुद्दों के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से आपको पता चलेगा। और इसमें प्रधानमंत्री ने अपने 5 वक्तव्य दिए हैं। एक तो प्रारंभिक वक्तव्य था, उसके बाद तीनों सत्र में एक एक वक्तव्य और फिर समापन समारोह में वक्तव्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाला है। ध्यान से, गंभीरता से इसको सुनिए। इससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पर और राष्ट्रीय इशू से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर वो आपका क्लियर होगा। बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ों के अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ जो विजनरी दृष्टिकोण होता है, विजनरी बातें जो होती हैं, वो भी यहाँ रखी हैं। तो देखते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले मेरा परिचय आप देख सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो प्रारंभिक वक्तव्य जो शुरुआत में, यानी पहले सत्र से भी पहले, तो उन्होंने ये कहा कि 2500 साल पुराने एक स्तंभ पर प्राकृतिक भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ, उसका इन्होंने उल्लेख किया। क्या है ये वाक्य, ये देख सकते हैं। हेवम लोक साहित मुखेति अथ यम नातिसु हेवम। समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रकृत भाषा में है। प्रकृत आप जानते हैं कि पहले तो वैदिक संस्कृत हुआ करता था, फिर संस्कृत, इस तरह से भाषाओं का विकास हुआ और बीच में फिर प्रकृत भाषा आई, बाद में फिर जो हिंदी और अन्य जो भाषाएं हैं उसका विकास हो पाया। ठीक है, तो प्रकृत भाषा में भी जो चीज़ है वो भी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जब करते हैं तो आप जैसे लोग जो एग्ज़ाम पास करने के लिए चीज़ों को फैक्ट आदि को इकट्ठा करते हैं, तो आप भी इस तरह के चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेषकर निबंध जैसे सेक्शन में इस्तेमाल हो जाता है इसका। ठीक है, करना है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस टर्म का यूज़ किया है, इस वाक्य का उल्लेख किया है, तो ये सबके नज़र में है। जब इसका इस्तेमाल आप निबंध या अन्य चीज़ों में करते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर हाईलाइटेड चीज़ हो जाता है। ठीक है, नंबर मिलने की संभावना बढ़ती है। इसका अर्थ है मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। मानवता का कल्याण और सुख, बहुत ही एक फिलोसफिकल और बहुत सुंदर लाइन है। यानी 2500 साल पहले ही भारत की भूमि ने यह संदेश पूरी दुनिया को दिया कि मानवता का कल्याण। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास की कमी का हुआ है, विश्वास का अभाव हुआ है। तो ये ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको फुलफिल करने की आवश्यकता, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। उन्होंने जो उनका स्लोगन है पहले से, उसको यहाँ उल्लेख किया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए। तो ये लाइन आप जानते हैं कि राष्ट्रीय संदर्भ में इस लाइन का तो बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और अफ्रीकी यूनियन को G20 का जो सदस्य बनाया गया, जिससे G20 अब G21 हो जाएगा, तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने इसी लाइन का यूज़ किया कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। इसलिए अफ्रीका यूनियन को भी बाहर क्यों रहने दिया जाए, उसको भी शामिल किया जाए। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छी एक अवधारणा प्रस्तुत की। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का एक उद्देश्य तो आर्थिक होता है, जो कि है, पूरे वर्ल्ड के देश इसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसका केंद्र जो है फिर भी ह्यूमंस ही होना चाहिए, यानी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। बहुत अच्छा। यहाँ से एशिया के लिए भी एक निबंध का भी एक टॉपिक बन सकता है। ठीक है, ये निबंध का एक टॉपिक बन सकता है, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। इस पे निबंध का टॉपिक बन सकता है, इसका कहीं इस्तेमाल आप कर सकते हैं ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट, IR वगैरह में। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो। अब देखो, वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समिट आदि जो होते हैं उसका एक उद्देश्य तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से निजात पाना, अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना, ताकि समस्याओं से हम निकल सकें। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री ने एक पैराग्राफ में उसको ऐसे बोला है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो। नॉर्थ साउथ डिवाइड का मतलब क्या हुआ, ये हम आगे भी देखेंगे। नॉर्थ सामान्य रूप से विकसित देशों को नॉर्थ में ले लिया जाता है, साउथ में
विकासशील देश, अविकसित देश, अल्प विकसित देशों को रखा जाता है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ का यानी विकसित बनाम विकासशील का जो गैप है, ठीक है, उसके संदर्भ में ईस्ट और वेस्ट की दूरी, पूर्व और पश्चिम भारत या अन्य जो विकासशील देश हैं उसको ईस्ट के कंट्रीज भी कहते हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी आप जानते हैं, वेस्ट पश्चिमी देशों यानी विकसित देशों को। तो इस तरह का जो भी डिवीज़न है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा फूड को लेकर के, फ्यूल को लेकर के, फर्टिलाइज़र को लेकर के, इन सब का एक अच्छा मैनेजमेंट हो, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज क्रिएट करते हैं। कई बार इंटरनेशनल क्राइसिस इन सब चीज़ों के कारण होता है, ईंधन के कारण आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा क्राइसिस होता है। इसके अलावा टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया के सामने। इसके अलावा हेल्थ, एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी आदि भी मुद्दे हैं। तो अगर हम वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी अगर हम सुधारना चाहते हैं, उनके लिए विकास का जो दायरा है उसको बनाए रखना चाहते हैं। कई बार ये होता है, एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुना है आपने, बार बार सुना होगा। सतत विकास, सतत विकास का मतलब क्या हुआ? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो कि सतत रूप से कंटिन्यूअसली चलता रहे। ऐसा ना हो कि जो भी संसाधन है उसका अभी ही हम इस्तेमाल कर लें और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के पास विकास करने के लिए कोई संसाधन ही ना बचे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये इस अप्रोच को अपनाना होगा कि वर्तमान की समस्याओं को इस तरह से कुछ निपटाएं ताकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्याप्त संसाधन बचे रहें, उनके लिए भी समस्याओं का ठोस समाधान हो। बहुत सुंदर बात, यहाँ सतत विकास से संबंधित ये अवधारणा जोड़ सकते हो आप। देखो, आप एग्जाम में आपको वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, शब्द कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से लाओगे शब्द? तो ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री या इस तरह के अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो आर्टिकल तो कोई आर्टिकल लिखने वाला लिख रहा है, सामान्य व्यक्ति कई बार होगा वो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या मंत्रियों का कई बार जो है स्पीच ऐसा होता है, विशेषकर प्रधानमंत्री का स्पीच। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स में मत फंसना, बस ये देखना कि देश का प्रधानमंत्री जब किसी स्टेटमेंट को दे रहा है, किसी बात को बोल रहा है, तो वो वास्तव में अपनी बात को नहीं बोल रहा है, वो प्रधानमंत्री पद के गरिमा के अनुसार और उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से चीज़ों को बोल रहा है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। प्रश्न बहुत सारे वहाँ से बनते हैं, या फिर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में आप उन सब चीज़ों का, उन सब कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा बात यहाँ उन्होंने कहा। इसके अलावा भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारत में पीपल्स G20 बन गया है। इसका मतलब क्या हो गया? भारत पिछले बार प्रेसिडेंट बना था, अभी तक प्रेसिडेंट है, नवंबर तक रहेगा। तो इस कालखंड को भारत ने एक अलग तरह से सेलिब्रेट किया या फिर अलग तरह से प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों के बहुत सारे दीवालों में बहुत जगह जो है G20 का बोर्ड लगा रहता था। G20 से रिलेटेड बहुत सारे, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि 200 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं G20 की और 60 से ज़्यादा शहरों में। तो मैं भी घूम रहा था पूरे देश में, तो मैं देख रहा था कि हर जगह जो है G20। तो मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो इस पर मतलब अच्छे से तैयारी की भी आवश्यकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना। अब ये तो प्रारंभिक उनका वक्तव्य था। अब जो है प्रधानमंत्री का ऑफिशियल जो फर्स्ट सेशन है उसमें जो वक्तव्य है उसको हम लोग देखते हैं। उसका प्रमुख बिंदु को ही देखेंगे, चूंकि स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा था इनका। ये पहला जो सत्र है, उस पहले सत्र का नाम है वन अर्थ सेशन। वन अर्थ सेशन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इस बार का थीम था, ठीक है। तो वन अर्थ पहले सेशन का नाम है। तो भारत आस्था, आध्यात्म और परंपराओं की विविधता, डाइवर्सिटी की भूमि है। कितनी अच्छी बात है। आपने अभी तक देखा होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस टर्म को आपने बार बार सुना होगा कि विविधता में एकता है। लेकिन वो विविधता किस बात की होगी? प्रधानमंत्री ने और हमारे पास एक अच्छे अच्छे शब्द दिए कि वो विविधता जो है आस्था की है, अलग अलग आस्था वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा आध्यात्म को लेकर के भी विविधता है और परंपराओं को लेकर के, ट्रेडिशंस को लेकर के, कस्टम्स को लेकर के, कल्चर को लेकर के विविधता है, डाइवर्सिटी है। कितना सुंदर एक लाइन है और इस लाइन का हम यूज अपने आर्टिकल में, अपने आंसर में कर सकते हैं। इंटरव्यू में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। कई बार यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आ सकता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में संवाद और लोकतांत्रिक विचारधारा पर अनंत काल से हमारा विश्वास अटूट है। एक और बात देखो, कई बार इस तरह के इंटरनेशनल समिट जब होते हैं, अलग अलग देशों के डेलीगेशन या फिर जो प्रमुख हैं वो सब आते हैं, जब उनके सामने कुछ चीज़ों को जब बोला जाता है
कई बार क्या होता है कि वो सब बातें विचारधारा से संबंधित होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आधुनिक लोकतंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस देश से हुई है। आधुनिक लोकतंत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो ये हमेशा अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जाता है कि अमेरिका से आधुनिक लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में फिर फैला। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भारत के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया आधुनिक एकदम से मतलब आजकल का विषय नहीं है। हमेशा से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया काम करती थी। आप जानते हैं कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, पहले होते थे। तो 16 महाजनपदों में कई सारे महाजनपद में डेमोक्रेटिक सिस्टम था। इवन हमारे यहाँ राजतंत्र भी था। तो राजा के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग जो समूह होते थे, सभी समूहों के अपने अपने सरदार होते थे। भारत में कभी भी राजतंत्र भी ऐसा नहीं कि निरंकुश शासन कभी भी नहीं रहा, अंकुश हमेशा से होता था। राजा के पीछे भी जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, वो रहते थे। वो बताते थे कि शासन कैसे करना है। उन ज्ञानी लोगों के पीछे शास्त्र रहता था। तो इस तरह से हमारे यहाँ राजतंत्र भी पूरी तरह से निरंकुश राजतंत्र नहीं रहा है। और राजतंत्र के अलावा भी शासन की जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति आज की तारीख में मानी जाती है, यानी डेमोक्रेसी, वो भारत में पहले से थी। तो जो एक एजेंडा था, एजेंडा के तहत बोला जाता था कि अमेरिका जो है डेमोक्रेसी का क्या है, एकदम से सेंटर है, वहीं से डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में आधुनिक डेमोक्रेसी फैली। तो प्रधानमंत्री ने इस वर्ड को बार बार बोलना स्टार्ट किया कि वास्तव में डेमोक्रेसी का तो जनक भारत है। ठीक है, तो इस बात को इन्होंने अभी भी बोला है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस तरह के बातों को बोलना, इस तरह के बातों की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और भारत के अंदर भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से जिन लोगों ने भारत पर शासन किया, भारत के कॉन्फिडेंस को गिराने का ही काम किया। तो कई बार वर्तमान गवर्नमेंट, खासकर प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से ये लगता है कि वो भारत के कॉन्फिडेंस को फिर से रिजोनाइज करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा वैश्विक व्यवहार वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, चूंकि ये वन अर्थ के कॉन्सेप्ट पर ये सेशन था, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बात बताया पूरी दुनिया को कि वास्तव में अभी जो कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो, वन वर्ल्ड हो, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली हो, ये तो हमारे यहाँ पहले से था। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, वसुधैव मतलब पूरी वसुधा में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक परिवार हैं। ठीक है, इस मूल भावना पर हमारा कॉन्सेप्ट वन वर्ल्ड फैमिली ही वाला ही है। विश्व को एक परिवार मानने का यही भाव हर भारतीय को वन अर्थ के दायित्व बोध से भरता है। इसीलिए जब भी हम जीवन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारे दायरे में पूरी दुनिया की संस्कृति आ जाती है। पूरी दुनिया की संस्कृति आ जाती है। आप जो प्रमुख सांस्कृतिक या धार्मिक केंद्र हैं, वहां देखो पूरी दुनिया के लोग आते रहते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार और भी कई जगह जो हैं, चूंकि मैं इस एरिया में रहता हूं, मैं देखता हूं कि पूरी दुनिया के लोग आते रहते हैं। योग ध्यान से लेकर के कई सारी चीज़ों को सीखते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अप्रोच, जबकि जिन संस्कृतियों ने हमें गुलाम बनाया, उन संस्कृतियों के प्रति भी जो है वैर का भाव आज तक हमारे मन में उत्पन्न नहीं हुआ है। सिर्फ सरकारों को छोड़ दीजिए, जो सामान्य जन सामान्य है, उसके साथ भी कोई अंग्रेज या अमेरिकी आता है तो वो भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। उसको ये नहीं लगता है कि ये विदेशी है, इसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, कभी नहीं। तो ये भाव हमारे एक तरह से डीएनए में है। वन अर्थ की भावना से ही भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन की शुरुआत की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। वास्तव में ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 26वां सम्मेलन हुआ था 2021 में ग्लासगो में हुआ था। तो वहां भारत ने लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट करके एक इनिशिएटिव, एक अभियान हम कह सकते हैं, लाइफ मिशन यानी लाइफ अभियान स्टार्ट किया था। ये है क्या, एक लमसम बता देता हूँ। वैसे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को क्या करे, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, जो इन्वायरमेंट को बर्बाद ना करे, यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। मैं खुद भी इस दिशा में व्यक्तिगत तौर पे कुछ प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहूँ, प्रकृति के बीच में रहूँ, खुद से खेती करके अपना उत्पादन प्राप्त करूँ, मिट्टी के घर या पत्थर के घरों में रहूँ। तो यथासंभव पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, आसपास के संसाधनों पर निर्भर हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, जो कि इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं करता है बल्कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। जैसे मैं शहरों में कई बार मैंने देखा है कि मधुमक्खी ऐसे घूम रही है और सामने में आके गिर के दम तोड़ दी,
क्यों? क्योंकि बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए जो इकोसिस्टम होना चाहिए वो ह्यूमन ने तो बर्बाद कर दिया। ये विकास की जो आधुनिक प्रक्रियाएं हैं उसने कई बार जो है बर्बाद किया है। अब जब हम सही दिशा में जीवन जीना स्टार्ट करते हैं तो चाहे वो बीज हो, मधुमक्खी हो या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको संरक्षण मिलता है। पक्षियों को आपके थ्रू खाना मिलता है, पानी मिल पाता है। आप जो फसल लगाते हो उसमें बहुत सारे पक्षी आपके फसल को कुछ चोरी करते हैं अपने जीवन के लिए, है ना। पक्षियों को भगाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि पक्षी भाग जाएं, लेकिन पक्षियों को भोजन तो आप ही से मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जीवन शैली कुछ इस तरह से होना चाहिए जो कि विनाशकारी खपत, यानी बहुत ज्यादा जो हम कंजप्शन करते हैं जो कि विनाश को बढ़ावा देगा, उससे हमें बढ़ना चाहिए क्या? समझ बूझ कर उपयोग। एक शब्द मैं लिखता हूं, शब्दों का एक मतलब टर्म्स लिखता हूं मैं, उसको आप लिख लेना इसके संदर्भ में ही, लाइफ के संदर्भ में, कि हमारा विजन जो है वो विनाशकारी खपत से होना चाहिए वास्तव में समझ बूझ कर उपयोग। उपयोग शब्द ही अपने आप में, खपत शब्द देख लीजिए और उपयोग शब्द, दोनों में अंतर आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल अंतर लग रहा होगा कि खपत में हमारी वो भावना नहीं है, हमें बस ये लग रहा है कि हम कंजप्शन कर रहे हैं, हमारे पास पैसा, चीजों को खरीदा, बात खत्म हो गया, ठीक है। वास्तव में उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। जिस चीज को भी आप मार्केट से भी खरीदते हो उसको उपयोग की आवश्यकता है। तो अनावश्यक उपयोग हमेशा से मना ही है, नहीं करोगे। तो हमें विनाशकारी खपत से आगे बढ़ के समझ बूझ कर संसाधनों के उपयोग तक आना है। यही लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो इनिशिएटिव है, जो अभियान है, उसका मूल केंद्र है। इसके अलावा भारत के आग्रह पर पूरा विश्व इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, आप जानते हैं 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। यानी मिलेट्स का मतलब है, इसको एक्चुअली हरित क्रांति जब हुई है, भारत में हुई और पूरी दुनिया में हुई, तो गेहूं और चावल को लेकर के पूरी दुनिया में एक जो है नासमझी भरा एक उन्माद पैदा किया गया। नासमझी भरा उन्माद, यानी कि पूरा भोजन जो एक विविधतापूर्ण भोजन था, सिर्फ भारत में ही नहीं, अफ्रीका और अन्य महादेशों में, अन्य अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में, हर एक जगह भोजन की पर्याप्त विविधता थी। लेकिन उन सब विविधताओं को खत्म करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गेहूं चावल तक सीमित कर दिया गया, भारत में भी और पूरे दुनिया के देशों में। और गेहूं और चावल के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया, मॉडर्न इकोसिस्टम। अब फिर पूरी दुनिया ये समझ रही है कि वास्तव में गेहूं चावल ही नहीं, चावल तो वैसे बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जो चावल की न्यू वेराइटीज है, ठीक है, जो हाइब्रिड वेराइटीज है, वो नुकसानदेह होती है। चावल अपने आप में बहुत अच्छा, चावल पूजा पाठ का विषय, हवन आदि में भी डालते हैं। जिस चीज को हवन में डाला जाता है वो बहुत ही पवित्र चीज होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब अग्नि में जलती है तो वो छोटे छोटे कणों में टूट के पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो गलत चीज कभी भी नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो हवन को, इसको चावल को अच्छत भी बोला जाता है। तो चावल बहुत अच्छी चीज है, बट गेहूं उतना अच्छा चीज कभी माना नहीं गया, ठीक है। फिर हाइब्रिड गेहूं की जो किस्में हैं वो भी बहुत अच्छा नहीं माना गया, जबकि उसके अल्टरनेटिव के रूप में या फिर मूल स्रोत के रूप में हम देखें तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और बहुत सारे अनाज होते हैं। इन सब अनाजों का उपयोग पूरे भारत में बड़े पैमाने पे होता था, इसका उपयोग बंद कर दिया गया। इसीलिए बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब मिल नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो हमारी खेत है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हर एक जगह का अपना अपना एक मतलब इन्वायरमेंटल एक सिस्टम है। वहां आप सिर्फ एक ही अनाज बार बार उगाओगे तो जो पोषक तत्व हैं जमीन के वो खत्म हो जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी, उसके लिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तब समस्या होगी, ठीक है। तो मिलेट्स को जो है बढ़ावा देने की बात करी जा रही है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया गया। अब हो सकता है कि गेहूं चावल के आधार पे जो व्यापार चल रहा था, अब मिलेट्स के आधार पे व्यापार चले और चलना स्टार्ट भी हो गया। ज्वार बाजरा जैसी चीजें 100 रुपए से ज्यादा महंगा मिलने लगा है, 100 रुपए किलो से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा व्यापार ना हो, इससे लोग वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरह का अनाज उगाएं, स्वतंत्र हों और खुद ही जो है स्वस्थ भी हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, इसको श्रीधान्या भी कहा जा रहा है, इस तरह के अनाजों का उपयोग करके स्वस्थ हो रहे हैं, उनके बहुत सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं। डॉक्टर खादर वली, आप इंटरनेट पे सर्च करना और भी इसके बारे में पता चलेगा। इसी भावना के साथ COP26 में ही भारत ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको OSOWOG भी बोला जा रहा है। ये क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि 2021 का जो COP26 है ग्लासगो में जो हुआ था, उसी में इसको भी लॉन्च किया गया।
इसका मेन थीम ये है कि पूरी दुनिया में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं है, एक जगह अस्त हुआ तो कहीं जो है सूर्योदय भी हो रहा होगा। तो पूरी दुनिया में जो सोलर एनर्जी है उन सबको इंटरकनेक्टेड सोलर एनर्जी एक सिस्टम बनाया जाए। क्या, फिर से मैं वर्ड बोलता हूं, इंटरकनेक्टेड सोलर एनर्जी सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, ताकि सोलर एनर्जी जो हो रहा है उसका एक जो है ग्रिड बनाया जाए। इससे पूरी दुनिया में जो एनर्जी के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है जीवाश्म ईंधनों के प्रति उसमें थोड़ी कमी आएगी। और भारत जो है अपने तरफ से सोलर रिवॉल्यूशन के लिए काम तो कर ही रहा है। भारत के करोड़ों किसान अब नेचुरल फार्मिंग अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो हमारे बाप दादा नेचुरल फार्मिंग ही करते थे, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लोग जो है जो रसायन, जो आधुनिक रासायनिक पदार्थ हैं, यूरिया, डीएपी आदि के आधार पर खेती करने लगे और खेत को भी बर्बाद किए और लोगों का स्वास्थ्य भी बर्बाद हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा व्यापार को फायदा हो गया होगा, पूंजीपतियों का जेब बहुत भर गया होगा, लेकिन सामान्य लोग तो कैंसर जैसी महामारियों से पीड़ित हो रहे हैं, महामारी कैंसर जैसी चीज़ें हो गई हैं। उसका कारण है कि हमने आधुनिक पद्धतियों के चक्कर में जो हमारा नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम था उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब पुनः जो है सरकारें बात कर रही हैं कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और बहुत सारे किसान अब नेचुरल फार्मिंग अपना भी रहे हैं। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग होता है, नेचुरल फार्मिंग अलग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे जैविक खादों का प्रयोग किया जा सकता है, बट नेचुरल फार्मिंग में किसी तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किया जाता। वैसे इसमें भी मिलावटी चीज़ें हैं कि नेचुरल फार्मिंग के नाम पे बहुत सारे चीज़ों को बेचने का प्रयास किया जाएगा, बट नेचुरल फार्मिंग का वास्तविक अर्थ ये हुआ कि प्रकृति के आधार पर खेती, उसमें बाहरी कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया जाएगा। थोड़ा बहुत किया जाएगा तो स्थानीय चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। यह मानव स्वास्थ्य के साथ साथ धरती की, अर्थ की यानी मिट्टी की, धरती की हेल्थ को भी सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा अभियान है। इसके अलावा भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया गया है। अगेन बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको लॉन्च तो खैर पहले से किया गया था, लेकिन इसको अप्रूवल जो है, इसको अप्रूवल दिया गया है जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में जो केंद्रीय कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मान्यता दी है, ठीक है, अप्रूवल दिया, अनुमति दी है। और ये कब से कब तक है, इसका ड्यूरेशन क्या है, देखो तो इसका ड्यूरेशन है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2029-30, यानी कि कुल मिला के 6 साल का ये एक मिशन है। और इसमें जो बजट है, इसे बजट बाद में बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन अभी जो एलोकेशन किया गया वो लगभग 20,000 करोड़, एग्जैक्टली जो फिगर है दैट इज 19,744 करोड़ इन रुपीस, ठीक है। तो लगभग 20,000 करोड़ का ये एक मिशन है। इसमें क्या होता है, पहली बात तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन समझना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये टर्म जो है ग्रीन हाइड्रोजन ये क्या है। तो देखो, ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, भविष्य की ऊर्जा। अगर कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था बनानी है तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला आदि का एक विकल्प माना जा रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन प्राप्त कैसे किया जाएगा, हाइड्रोजन जो है स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो हाइड्रोजन को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि जो नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उसका उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन प्राप्त किया जाएगा। और इस हाइड्रोजन का उपयोग जो ऊर्जा संसाधन के रूप में, जो कि जीवाश्म ईंधन का विकल्प होगा, उसके रूप में किया जाएगा। वैसे इस पे विस्तार से एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है, कभी समय मिलेगा तो बना दूंगा, ठीक है। एक लमसम समझ गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो 2 बातें हैं इसमें, जो है बजट की बात ध्यान में रखेंगे, ड्यूरेशन की बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कब लॉन्च हुआ ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन कहते किसको हैं, तो भविष्य की ऊर्जा है, कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। इसको प्राप्त किया जाएगा जल के विद्युत अपघटन से। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसका उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन से इसको प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा जो है क्लाइमेट की चुनौती को ध्यान में रखते हुए, ये सब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को अपने भाषा में थोड़ा बहुत यहाँ परिवर्तन करके और शॉर्ट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सभी टर्म और बाकी सभी चीजें हैं, ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है।
तो चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एकदम पेशेंस बनाए रखेंगे। अगर यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी के तहत आपको जो है सर्विस में जाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। एग्जाम के पहले भी करना पड़ेगा, एग्जाम के बाद भी करना पड़ेगा, तो धैर्यपूर्वक बने रहेंगे। तो क्लाइमेट की चुनौती को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संक्रमण 21वीं सदी के विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बड़ा अच्छा टर्म आपको मिल गया। क्या मिल गया? ऊर्जा संक्रमण, यानी एनर्जी ट्रांजिशन। ये क्या है भाई? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? देखो, अभी तक हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? अभी तक हम लोग जीवाश्म ईंधन का यूज करते थे, पेट्रोलियम, कोयला, अभी भी करते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा करते रहें यह आवश्यक नहीं है। हमें जीवाश्म ईंधन से ट्रांसमिट होना पड़ेगा। किसके तरफ? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये देखो, पवन ऊर्जा हो सकता है, सौर ऊर्जा हो सकता है, ज्वार भाटीय ऊर्जा, और कई सारी ऊर्जा के रूप हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। यानी कि पहली बात तो वो कभी खत्म नहीं होंगे, दूसरी बात उसमें कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम होगा या फिर लगभग नहीं ही होगा। तो पीछे जो हम लोगों ने बात किया था कि ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन किसके रूप में आएगा? ग्रीन हाइड्रोजन भी एक स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के रूप में आएगा, वो इसी श्रेणी में आ सकता है, आएगा। ठीक है, तो ये जो जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तरफ या फिर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ जो हम ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसी को हम लोग ऊर्जा संक्रमण कहते हैं। और ये 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि अगर हम ऊर्जा संक्रमण की तरफ बढ़ते हैं, जैसे भारत जैसा देश अगर ऊर्जा संक्रमण की तरफ बढ़ता है, तो क्या समस्या होगी? क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाना, जितना हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तुरंत इतना बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है क्या? तुरंत नहीं बन पाएगा। तुरंत बनेगा भी तो इसमें बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। तो ये धन खर्च कौन करेगा? तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग होता है उसमें यही बात तो करी जाती है कि पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन जो है उसको कम से कम किया जाए। उसका अपना फैक्ट वगैरह है, कभी इस पर क्लास ले लूंगा। पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए। अब जो विकासशील देश हैं उनकी विकास की आवश्यकता है, विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के लिए अभी तक वो जीवाश्म ईंधनों पर ही निर्भर है, परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर निर्भर है। लेकिन अगर कार्बन उत्सर्जन कम करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ट्रांसमिशन की आवश्यकता है, ट्रांजिशन की आवश्यकता है, एनर्जी ट्रांजिशन की आवश्यकता है। यानी कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उससे हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर क्लीन एनर्जी की तरफ जाना होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ही बार बार ये कहा जा रहा था कि $100 बिलियन का एक पूरा एक मतलब बजट बनाया जाए, एक पूल बनाया जाए, और उसका इस्तेमाल जो है विकासशील देशों में इस तरह के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के लिए लगता है वहां वो पैसा खर्च किया जाए। यानी कि उसका भी एक लॉजिक है, उसका भी एक कारण है कि विकसित देश ही क्यों ये $100 बिलियन खर्च करेंगे। चूंकि सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति, जो आधुनिक वर्ल्ड में औद्योगिक क्रांति आई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, वो कहाँ आया है? ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी देशों में आया है, यूरोप में आया है, ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटेन या यूरोप या अमेरिकी देशों ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया तो उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए तो वो विकसित हैं। विकसित हैं कैसे? वो विकसित होने का कारण है कि उन्होंने ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों का भरपूर इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया को उन्होंने डिस्टर्ब किया, कार्बन ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जित किया, और इसीलिए आज उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक विशेष दायित्व लें। तो प्रधानमंत्री ने इसमें सूचित किया कि इस तरह से विकासशील देशों के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए विकसित देश $100 बिलियन का कमिटमेंट जो बहुत पहले का है उसको देने को राजी हो गए। एक और बात मैं इसमें आपको बताता हूं, इसमें वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सभी टॉपिक को मैं टच करता चला जा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोला है अंतर्राष्ट्रीय समिट में उसको पूरी तरह से समझना अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए मैं सबको समझाते चला जा रहा हूं, लेकिन इन सब का भी अपना विस्तार हो सकता है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन के संदर्भ में एक टर्म आ रहा है JETP, यानी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन तो समझ ही गए हैं, जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण, यानी न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण। तो न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण के लिए एक पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के तहत विकसित देश विकासशील देशों को इस तरह का जो है फंड प्रोवाइड करेंगे। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। जस्ट एनर्जी से रिलेटेड एक एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी हुआ करता है।
ठीक है, उसमें भारत सहित जो अन्य देश हैं उसकी रैंकिंग वगैरह भी होती है। तो एक बड़ा टॉपिक है, इस पे और भी आपकी समझ धीरे धीरे बनते रहेगी। इसके अलावा हरित विकास समझौता यानी ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट एक अभी G20 के सम्मेलन में हुआ है, और इसका मतलब यही है, पिछले दिन हम लोगों ने बात किया भी था कि जो G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, कल के क्लास में मैंने बताया था, तो उन्होंने हरित विकास समझौते के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें यह बात है कि डेवलपमेंट के लिए ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल करना जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण का विरोध ना करे, ठीक है ना, पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को संरक्षण ही प्रदान करे, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। आज के समय की मांग है कि सभी देश, अब नेक्स्ट टॉपिक, आज के समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। फ्यूल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग जो है पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी सीमाएं हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ में इथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है, इथेनॉल मिलाया जाता है, बायोफ्यूल कह सकते हैं, बायोफ्यूल का मिश्रण किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब मिलावट करना, ठीक है, तो फ्यूल में यानी पेट्रोलियम पदार्थों में इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है उसको 20% तक किया जाए, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता है वो पूरी हो पाएगी। इसमें यह भी है कि अगर इथेनॉल के अलावा भी अगर कुछ चीज मिलाया जा सकता है तो उस पर भी पूरी दुनिया काम करे, साइंटिस्ट काम करे। इसी संदर्भ में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अभी लॉन्च किया गया है, उस पर हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बायोफ्यूल यहाँ ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल के रूप में बायोफ्यूल का यूज किया जाता है, और भी कुछ यूज किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट पॉइंट कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दशकों से कार्बन क्रेडिट की चर्चा चल रही है। कार्बन क्रेडिट नाम आपने सुना होगा। देखिए यहां मैंने एक के माध्यम से भी समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखिए कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वास्तव में वो पेड़ पौधों का भोजन है, ठीक है। एक टर्म यहां लिखा हुआ है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन की जब्ती करना, कार्बन को सोखना। तो कार्बन सोखने का काम क्या क्या करता है? पेड़ पौधे कार्बन सोखने का काम करते हैं, है ना। वैसे समुद्र जो है बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को सोखता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो कार्बन को सोखने वाला जो है, जब हम कार्बन एमिटर यानी कि कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो कार्बन उत्सर्जन वहां होता है। क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन होता है। अब ये कार्बन उत्सर्जन इससे हो रहा है, तो इसके बदले इनको क्या करना पड़ेगा? इस तरह का पूरा इकोसिस्टम बन सके, इसके लिए इनको धन खर्च करना पड़ेगा, और इसके बदले इनको क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट मिलेगा। यानी कि कुल मिला के कार्बन क्रेडिट, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, एक नेगेटिव अवधारणा है, और यह कहा जा रहा है कि क्या नहीं करना है, लिमिटेशन लगाने की बात करी जा रही है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट मुख्य रूप से आप ये समझना कि अगर हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन करने का अपना एक लिमिटेशन होगा। उससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हम नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो अपना कार्बन क्रेडिट जो है वो हमें बेचना पड़ता है, नहीं सॉरी, कार्बन क्रेडिट क्या करना पड़ता है? कार्बन क्रेडिट हमें खरीदना पड़ता है। अगर हम तय सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करना चाह रहे हैं तो कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो देखो कार्बन क्रेडिट खरीदे और इसके जगह पे क्या देना पड़ता है? धन देना पड़ता है। तो किसको देना पड़ता है? तो पेड़ पौधों को देंगे नहीं। तो जो अपने लिमिटेशन से कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं उनको जो है धन देना पड़ेगा, और उनसे कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। इस बात को समझ पा रहे हो? कार्बन क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि हर एक देशों को कार्बन उत्सर्जन करने का अपना एक लिमिटेशन बांध दिया गया है। जो देश कार्बन उत्सर्जन की अपनी सीमा से कम उत्सर्जित करते हैं वो कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं उन देशों को, या उन कंपनियों को कई बार बेच सकते हैं जो कि तय सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इसमें एक और बात है कि 1 कार्बन क्रेडिट, अगर किसी के पास 1 कार्बन क्रेडिट है, इसका मतलब है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो खर्च कर उत्सर्जित कर सकता है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो अन्य ग्रीन हाउस गैस है उसको भी हम लोग इसी के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि 1 क्रेडिट अगर है, 1 क्रेडिट अगर कार्बन क्रेडिट है, तो वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैस उसका उत्सर्जन वो कर सकता है। ये अभी तक की अवधारणा थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दिया। ग्रीन क्रेडिट का अच्छा है, हर एक चीज में सकारात्मक सोचना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं, बात वही होगी, लेकिन फिर भी यहां सकारात्मकता है। सकारात्मकता क्या है कि जो देश जितना ज्यादा जो है ग्रीन इकोलॉजी तैयार करेगा,
उसको उतना ही क्रेडिट मिले, अच्छी बात है। तो विकासशील देशों को या जो अल्प विकसित देश हैं उनको फायदा हो जाएगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के मून मिशन से उपलब्ध होने वाला डाटा पूरी मानवता के लिए, बहुत सुंदर बात प्रधानमंत्री ने कहा कि मून मिशन हमारा है चंद्रयान, अब उससे जो प्राप्त डाटा है, अब अमेरिका ने जो शुरू में लॉन्च किया था, कहते हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले चांद की धरती पे कदम रखा, तो वास्तव में अभी उसके बारे में तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि वो पिक्चर वास्तव में क्रिएट किया गया था स्टूडियो में, ठीक है। लेकिन भारत का तो ऐसा नहीं, भारत वास्तव में गया है। अमेरिका जैसे देश, विकसित देश जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। भारत जैसा देश अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई इस तरह का उपलब्धि हासिल भी करता है तो पूरी दुनिया के साथ वो साझा भी करना चाहता है, एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में एक प्रस्ताव भी किया है, G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, बहुत सुंदर बात है। तो ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, इसका प्रस्ताव किया गया, तो उसको दिमाग में रखेंगे, हो सकता है इस दिशा में कुछ काम हो। इससे मिलने वाला क्लाइमेट और वेदर संबंधी डाटा जो है विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ शेयर किए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आपको जो है ग्लोबल साउथ समझने की आवश्यकता है। हमने शुरू में ही बात किया था कि डिवीजन है, डिवीजन किस किस चीज में है, तो डिवीजन विकसित और विकासशील देशों के मध्य में है, और भी कई सारे डिवीजन है, ठीक है ना। पूर्व और पश्चिम के बीच में डिवीजन है, उत्तर और दक्षिण के बीच में डिवीजन है। तो यहाँ दक्षिण किसको कह रहे हैं, तो ग्लोबल साउथ का मतलब हुआ कि लगभग ये सब जो देश हैं, देशों का जो समूह है, इनको जो आप देख सकते हैं, इनको क्या कहा जा रहा है, ग्लोबल साउथ। इसमें अफ्रीकी महाद्वीप के देश आ जाएंगे, चाइना आदि भी आ जाएगा, साउथ अमेरिका के देश आ जाएंगे, ये सब भी देश आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ यानी कि सामान्य रूप से विकासशील, कम विकसित, अल्प विकसित देशों के को मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका आदि देशों में। अब सत्र 2 में, सत्र 1 तो हो गया, सत्र 2 में प्रधानमंत्री का जो स्पीच था, और सत्र 2 जो है उसका नाम था वन फैमिली सेशन। इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। वेदों का उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। अच्छा, ज्ञान का उच्चारण ज्ञान नहीं होकर के ज्ञान होता है। कई बार आप लोग सुनते हैं कि सर तो ज्ञान को ज्ञान बोलते रहते हैं, ये क्या चक्कर है। एक्चुअली इसका शुद्ध उच्चारण जो है ना, ज्ञा ही हुआ, संयुक्त अक्षर है, इसके बारे में विस्तार से देख लीजिएगा। तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, ज्ञान ही होगा, ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। हमारे पास 4 वेद हैं, और वेदों में पूरे संसार में कैसे जीवन जीना है मनुष्य को, इसके बारे में बताया गया है। तो उसके एक एक सिद्धांत बड़े उपयोगी होते हैं, निबंध आदि में इसका जम के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एको हम बहुश्याम, एको अहम कहा गया, एको हम होता है वास्तव में, लेकिन चलो चलेगा। एको हम बहुश्याम यानी परमेश्वर अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, यानी कि आई एम वन, लेट मी बिकम मेनी। ये तो परमात्मा कहे हैं वेदों में, लेकिन ये हमारे संदर्भ में भी हो सकता है कि हमने एक जगह कुछ किया और उसका फायदा सब तक मिल जाए, हमने अपना विकास किया, उस विकास का फायदा सबको मिल जाए। तो ये भावना भारत के लोगों के रग रग में बसा हुआ है। सरकार भी इस बात का उल्लेख करती है और कहती है कि हमें क्रिएशन, इनोवेशन और वायबल सॉल्यूशन के लिए आई से वी की तरफ बढ़ना होगा, आई से वी की तरफ बढ़ना होगा, यानी स्व से समिष्ट की ओर बढ़ना होगा, अहम से वयम की तरफ बढ़ना होगा। कितनी बड़ी बात है, यानी कि व्यष्ट से समिष्ट की तरफ बढ़ना होगा, यानी कि व्यक्तिगत विकास से ही प्रसन्न नहीं होना है, उस विकास का फायदा जो है अन्य तक भी पहुंचे। ये भावना प्रधानमंत्री ने बोली है, बहुत अच्छी बात है। हमें दुनिया के हर वर्ग, हर देश, हर समाज, हर क्षेत्र को जोड़ना होगा। यही तो वास्तव में वन फैमिली का कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हर फैमिली का अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है इस संदर्भ में कि ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। अब ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, यानी कि पूरे ग्लोब में अगर हम चाहते हैं कि हर वर्ग, हर देश, हर समाज, हर क्षेत्र आपस में जुड़ जाए और जुड़ के विकास करे, इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए। अब सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या यूजफुल होगा, तो एक बात देखो कि सस्टेनेबल इस तरह के डेवलपमेंट हो सके, इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने फिर जैम ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब 3 चीजों का समूह जो होता है उसको ट्रिनिटी कहते हैं। तो जैम, आप जानते हैं कि जैम कब लॉन्च किया गया था, जैम बहुत पहले लॉन्च कर शुरुआत में ही आया था। और जैम का मतलब हुआ कि जनधन, जनधन योजना आप जान रहे हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को आपस में जोड़ के विकास का एक माध्यम बनाया जाए, ठीक है।
तो जैम ट्रिनिटी से इंक्लूजन ट्रांसपेरेंसी का टारगेटेड इंटरवेंशन का नया मॉडल विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री अपने शब्दों में इंग्लिश टर्म्स का कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार आप ऐसे तो आप इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल ना करना, इसका देवनागरी फॉन्ट करके करना, ठीक है। देवनागरी फॉन्ट करके करना मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कई बार चीज़ों को एग्जैक्टली समझाने के लिए, अब टारगेटेड इंटरवेंशन है तो इसको मुझे एग्जैक्टली समझाना है, तो देवनागरी में रहेगा तो समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप एग्जाम में क्या करना कि इसी का या तो हिंदी पूरी शुद्ध लिख देना या फिर देवनागरी में इसी चीज़ को लिखना, और अंग्रेजी अगर लिखना भी है तो ब्रैकेट में अंग्रेजी टर्म का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो टारगेटेड इंटरवेंशन का मतलब क्या हो? इंटरवेंशन का मतलब क्या हो? इंटरवेंशन का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जब चल रही है तो उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट, सरकार की मध्यस्थता, सरकार की भूमिका, ठीक है। लेकिन कैसी भूमिका? तो यहाँ टारगेटेड कहा जा रहा है, यानी कि किसी खास जगह जो है इंटरवेंशन हो। तो जैम उसमें से एक है। वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जैम ट्रिनिटी ने सिर्फ 6 साल में ही फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट हासिल करके दिखाया है, जिसे पाने में 47 साल लग जाते। टेक्नोलॉजी की सहायता से वो मात्र 6 साल में हो गया। और भी बहुत सारी बातें जो है प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कहा। उन्होंने कहा कि जो लीकेज हो रहा था, भ्रष्टाचार वगैरह जो हो रहा था योजनाओं के संदर्भ में, उसमें भी काफी कमी आई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्लोबल स्किल मैपिंग की बात भी की। एक्चुअली ग्लोबल स्किल मैपिंग जो है वो स्किल मैपिंग से आता है। स्किल मैपिंग का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा विस्तार से आप समझने का प्रयास करेंगे। अभी कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है? आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति पहली हुई थी, अभी मैंने ब्रिटेन का उल्लेख किया, लेकिन उसके बाद जो है कई सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुके हैं। वर्तमान जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का टाइम है, यानी कि इसका जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चौथा वर्जन आ गया है या फिर आने के दहलीज पर है। अब इसके लिए अगर हमें लेबर की आवश्यकता होगी, वर्कर्स की आवश्यकता होगी, तो वर्कर्स भी उसी तरह से स्किल्ड होने चाहिए। तो इसके लिए स्किल मैपिंग करनी होगी। स्किल मैपिंग का मतलब है कि पहले तो स्किल को बढ़ाओ, स्किल को, नया जो इंडस्ट्री हो रहा है या नया जो इकोसिस्टम बन रहा है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी आदि उसी में इंक्लूड है, तो उसके संदर्भ में आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को स्किल करना पड़ेगा। एक समय कंप्यूटर का ट्रेनिंग जो है बहुत बड़े स्तर पे दिया गया, अब उससे भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही चीजें और आगे बढ़ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार बार आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग आपने सुना होगा, लाईफाई सुना होगा। तो ये सब जो है इसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी कि नई टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्किलफुल बनाना पड़ेगा, और इस स्किल की फिर मैपिंग भी होनी चाहिए कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो कि नए तरह की इंडस्ट्रीज में उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के टाइम में 2020 के आसपास मान के चलो, एग्जैक्टली इसका डेट लॉन्च का नहीं बताया गया, कहीं भी खोज रहा था मैं मिला नहीं, लेकिन शायद 2020 में स्वदेश करके एक योजना लॉन्च किया गया था, यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जब कोविड-19 के टाइम में शहरों से लोग गांवों की तरफ जा रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री ने ये एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया था कि पहली बात तो स्किल्ड वर्कर जो अराइवल जो आ रहे हैं, चाहे वो विदेशों से हुए या फिर शहरों से गांव की तरफ हुए, मुख्य रूप से विदेशों से जो देश में आए थे, तो उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाए कि उनके पास क्या क्या स्किल है, विदेशों से वो क्या क्या स्किल लेके आए हैं, और वो सब स्किल जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए एक डाटाबेस बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे देश में इस तरह का काम चल रहा है भारत में, वैसे एक ग्लोबल स्किल मैपिंग भी बनाना चाहिए। कोविड के रूप में बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती आई, जो दशकों से बनाई गई ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसके कारण पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, ध्वस्त हो गया। चलिए नेक्स्ट बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के टाइम में जो सप्लाई चेन था, ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज उत्पादन हो रहा है, उत्पादन से लेकर के कंज्यूमर तक जो जा रहा है, तो उसमें पूरा एक चेन होगा, तो उसको सप्लाई चेन पूरा कहते हैं, ठीक है। उत्पादन से पहले भी कई बार जो है अलग अलग कंपोनेंट का उत्पादन होता है, उन सब कंपोनेंट को असेंबल किया जाता है। जैसे मोबाइल है, तो बहुत सारे मोबाइल जो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, भारत वाले हैं, तो भारत वाले का भी जो
पार्ट पुर्जे हैं वो अलग अलग देशों से बने, बहुत सारे तो चाइना से बनते हैं, उन सबको मंगवा के फिर असेंबल कर दिया गया। तो उत्पादन से पहले और उत्पादन के बाद भी पूरा एक चेन है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन कोरोना के टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इस चेन पे चीन का बहुत बड़ा कब्जा था। अब उस कब्जे को अपने हाथ में लेने की भी बात करी जा रही है, चीन के कब्जे से हटाने की भी बात की जा रही है उसी संदर्भ में। तो इस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता प्रधानमंत्री ने दोहराई। इसके अलावा वही है कि मानवता को ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच करके हमें डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें बहुत ज्यादा सिर्फ मार्केट नहीं करना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट का अप्रोच अपनाना चाहिए। संवेदनशीलता उसमें रहनी चाहिए, उसमें जो है लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए। आप अगर हमेशा मार्केट पे फोकस करते हो, मानव पे फोकस नहीं करते हो, तो क्या वो डेवलपमेंट का प्रोसेस लॉन्ग टर्म का अप्रोच होगा? नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य ही जब संतुष्ट नहीं रहेगा किसी व्यवस्था से, मनुष्य का विकास ही नहीं होगा, वही बीमार पड़ जाएगा, वही बेरोजगार होगा, गरीब होगा, तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो विकास का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें जो है मानव को केंद्र में रखा जाए। भारत ने जिस मैपिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है उसे मौजूदा सप्लाई चेन को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। निश्चित तौर पे जब मैपिंग फ्रेमवर्क हमारे पास होगा, स्किल मैपिंग फ्रेमवर्क हमारे पास होगा, तो सप्लाई चेन में हम वैसे लोगों को क्या कर पाएंगे? इन्वॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास कितने लोग कैसे किस स्किल के हैं ये भी हमें पता चल पाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें स्मॉल बिजनेस, बहुत महत्वपूर्ण बात है, WTO में भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनको लेकर के बहुत ही विवाद है। भारत जैसा देश चाह रहा है कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं उसको भी संरक्षण मिले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां नहीं चाहती हैं कई बार, क्योंकि उनका तो MNCs है, वो हमेशा चाहेंगे कि अधिकतर चीजों का उत्पादन MNCs के माध्यम से हो, उनके फेवर में कानून बने, व्यवस्था बने। तो भारत जो है स्मॉल बिजनेस के बारे में भी कह रहा है कि जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन हो उसमें स्मॉल बिजनेस को भी महत्व दिया जाए। हमें संवेदनशीलता के साथ विकासशील देशों का जो डेब्ट क्राइसिस है, यानी कि कर्ज का जो क्राइसिस है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे देश, ग्रीस का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, ग्रीस तो बहुत ज्यादा कर्ज से बर्बाद ही हो गया था। पाकिस्तान का नाम बार बार आते रहता है, श्रीलंका का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो डेब्ट क्राइसिस है, कर्ज के कारण उत्पन्न हुए संकट जो हैं, उसका भी समाधान करने की आवश्यकता है, खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में। तो एक सहमति बनी है एक्शन प्लान टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत फाइनेंस को बढ़ाने पर सहमति बनी है। चलिए, अच्छी बात है। वन फैमिली के अप्रोच, हॉलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस। आपने वेलनेस टर्म शायद पहले ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन अभी कुछ सालों से वेलनेस टर्म को बार बार प्रमोट किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर जो चल रहा है, तो स्वास्थ्य को भी व्यापार का मुद्दा बना दिया गया है। तो एक समय तो देखे भाई, जो मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन, उसको खूब प्रमोट किए, लेकिन जब ये देखे कि लोग जो है अब मेडिसिन से भाग रहे हैं, उनको ये पता चल रहा है कि मेडिसिन से तो वास्तव में इलाज हो नहीं पा रहा है, तो लोग जीवन शैली की तरफ भाग रहे हैं कि जीवन में कैसे सुधार करें जिससे हमें स्वास्थ्य प्राप्त हो जाए। मोटापा किसी को हो गया, शुगर किसी को हो गया, तो वास्तव में ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है। लोग इस बात को समझ गए, नेचुरल जीवन शैली अपनाने लगे। तो फिर WHO ने भी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, हम भी अब इसी पे काम करेंगे, उसको भी व्यापार के अंतर्गत ले आएंगे। तो हॉलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस को लेकर के भी एक सिस्टम डेवलप करने की बात बहुत समय से की जा रही है। प्रधानमंत्री ने फिर इस बात को दोहराया है। भारत में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी एक बन रहा है, वो भी वेलनेस को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करेगा। लेकिन वही बात है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेद ही है, अगर आयुर्वेद भी अंतर्राष्ट्रीय या बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंतर्गत अगर आयुर्वेद का उत्पादन होने लगे, तो आयुर्वेद रहने का फायदा क्या हुआ? आयुर्वेद का तो मतलब ये हुआ कि वो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके, स्थानीय पौधों की पहचान करके हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकें। लोकल लेवल पे कुछ वैद्य आदि होंगे या छोटी मोटी कंपनियां होंगी स्थानीय, वो उसका एक्सट्रैक्ट वगैरह, उन दवाइयों का एक्सट्रैक्ट वगैरह करके लोगों को फायदा पहुंचा और उससे वो भी रोजगार प्राप्त करें। ये तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां आयुर्वेद या अन्य ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेक्टर में आ जाएंगी, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जो हमारा एक तरह से मालिकाना हक जो है जनसामान्य का, वो खत्म होने लगेगा। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, संभवतः सरकार ध्यान दे रही होगी। प्रधानमंत्री ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 टर्म हैं। एस से साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यानी इन सब क्षेत्रों में बहुत सारी 45% लड़कियां जो है ग्रेजुएट हुई हैं, ग्रेजुएट हैं। यानी कि इन सब क्षेत्रों में सामान्य रूप से ये माना जाता था कि लड़के ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो है लड़कियां भी इस क्षेत्र में आगे जा रही हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल बताया जा सकता है। ठीक है, वैसे वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को और हॉलिस्टिक वे से देखने की आवश्यकता है, संकीर्ण रूप से हमेशा देखने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत के स्पेस प्रोग्राम में भी अनेक महिला साइंटिस्ट, आप मून मिशन में आपने देखा होगा। इसके अलावा जो गांव की महिलाएं होती हैं उसमें भी 90 मिलियन महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान से जुड़ी हुई है, यानी कि अपना अपना जो है स्व सहायता समूह। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या हुआ? स्व सहायता समूह, यानी कि अपना एक समूह बनाना, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्शन करना, अपना धन भी इकट्ठा करना, बैंकों से जुड़ना, एक पूरा इकोसिस्टम एक अभियान से के तहत चला है। खासकर दक्षिण भारत में ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी सेशन में प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड और अन्य चीजों से रिलेटेड 3 सुझाव दिए हैं। 3 सुझाव, तो इस तरह के 3 सुझावों को देखते हैं। तो पहली बात तो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि दुनिया के जितने टॉप स्पोर्ट्स लीग्स हैं, स्पोर्ट्स लीग्स हैं ना, जैसे मान लो कि क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, सबका आईफा वगैरह क्या 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 है, ठीक है, तो बहुत सारे लीग्स हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। अब प्रधानमंत्री ने क्या है कि वो अपनी कमाई का 5% हिस्सा ग्लोबल साउथ के देशों में महिलाओं के स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। अब भारत का प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करता है तो जो स्पोर्ट लीग्स हैं, जो कि सामान्य रूप से पश्चिमी देशों के ही कंट्रोल में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उन पे यह दबाव बनेगा कि हाँ, महिला सशक्तिकरण की बात तो वो बहुत करते हैं, लेकिन जब धन देने की बात आएगी तो वो नानुकुर करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये पीपीपी मॉडल के अंतर्गत हो सकता है। जो भी इस तरह के कोई भी लीग्स है या कोई कंपनी है तो अपने लाभांश का कुछ प्रतिशत तो खर्च करती ही है, ठीक है, सोशल इनिशिएटिव में, तो ये काम किया जा सकता है पीपीपी के तहत। जिस तरह से सभी देश अलग अलग कैटेगरी के तहत वीजा देते हैं, उसी तरह से हम G20 टैलेंट वीजा की एक स्पेशल कैटेगरी बना सकते हैं। बहुत सुंदर एक सुझाव है। इसमें हम लोग किसको किसको, जैसे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टैलेंट हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं उनको या लोग हैं, उनको हम इस तरह का वीजा दे सकते हैं। उनकी प्रतिभा और उनके प्रयास को अर्थव्यवस्था में भी फायदा उससे हो पाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि WHO की देखरेख में ग्लोबल बायो बैंक बनाने की आवश्यकता हो सकती है, मतलब बनाया जा सकता है। इसमें जो हृदय रोग है, सिकल सेल एनीमिया है, एंडोक्राइन है, ब्रेस्ट कैंसर आदि जो बीमारियां हैं, बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियां हैं, इन बीमारियों के बारे में भी विस्तार से आप लोगों को जानना होगा। ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। हृदय रोग तो जान रही है, ये वाला एनीमिया वाला जो है, एंडोक्राइन है, इन सब के बारे में विस्तार से थोड़ा थोड़ा जान लेना। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो इन सब के लिए ग्लोबल बायो बैंक बनाने का सुझाव प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री का जो तीसरा सेशन का वक्तव्य था, उस सेशन का नाम था वन फ्यूचर सेशन। उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री ने इसमें एक बात कही है कि ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन के लिए कहा जाता था कि ग्लोबल विलेज एक पूरी दुनिया बन गई है, तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर हमें ग्लोबल फैमिली बनने की आवश्यकता है। फैमिली में भावनाएं ज्यादा हैं, एक दूसरे से जुड़ाव ज्यादा होगा, वैसे करने की आवश्यकता है। और जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच के बजाय, मार्केट को केंद्र में रखने के बजाय, हमें ह्यूमन सेंट्रिक विजन, जो पीछे हम लोग बात कर चुके थे, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत ने इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, समावेशी विकास के लिए लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी जिसको पहुंचना है, ये मान लो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से जन सामान्य तक, जो लाभार्थी है, उस तक जब डिलीवरी पहुंचता है, उस तक जब फायदा पहुंचता है, तो उसको लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। आप जानते हैं कि इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी आदि, तो ये भी यही बात है। आज के डेट में छोटे से छोटा गांव का जो व्यापारी है वो भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। वैसे डिजिटल पेमेंट हमेशा बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ विकास के मुद्दे पे बोल रहे हैं, अपने व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट को बहुत ही
अच्छा यहाँ बताते हुए बात करी है। आपको भी जब लिखना होगा तो इस बात को ध्यान। मुझे खुशी है कि भारत की अध्यक्षता में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक वर्ड बोला जाता है डी फॉर डेवलपमेंट, इसको डी फॉर डी, ये एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। डी फॉर डी, तो डी फॉर डी इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। डी फॉर डी भी कहा दिया जाएगा, डी फॉर डी इकोसिस्टम भी कहा दिया जाएगा। तो डी फॉर डी का मतलब क्या हुआ? डाटा फॉर डेवलपमेंट। आपने बिग डाटा का नाम सुना है? बिग डेटा का नाम, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली आज की तारीख में डेटा को सबसे बड़ा जो है संसाधन माना जा रहा है। इंटरनेट पे आप कोई भी चीज सर्च करते हो, जूता छाता कोई भी चीज आपको लेना है, वो सर्च एक बार किया, बार बार उसी का एडवर्टाइज आने लगे। कैसे आता है? वास्तव में डेटा एनालिसिस एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। तो G20 प्रिंसिपल ऑन हार्नेसिंग डेटा फॉर डेवलपमेंट को स्वीकार किया गया है, ठीक है। डेटा फॉर डेवलपमेंट को डी फॉर डी से कर सकते हैं, यानी कि डेटा का उपयोग जो है G20 देश अपने उपयोग के लिए, विकास के लिए करेंगे। ग्लोबल साउथ के विकास के लिए डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव को लॉन्च करने का भी निर्णय लिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? फिर वही है, डी फॉर डी के लिए इकोसिस्टम बनाना होगा ना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा ना, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। एक इनिशिएटिव, एक पहल करी जा रही है। भारत की प्रेसिडेंसी में स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का भी गठन किया गया। स्टार्टअप्स तो समझते हैं, मान लो कि एक ऐसी कंपनी जो कि किसी के समस्या के समाधान के लिए वो कंपनी बनती है, ठीक है। कोई छोटी समस्या है उसके लिए एक स्टार्टअप बन गया। कई बार स्टार्टअप जो है बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप भी बन जाते हैं। तो स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का भी गठन किया गया। इस संदर्भ में आज हम न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी में अकल्पनीय स्केल और स्पीड के गवाह बन रहे हैं। न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? पीछे मैंने आपको बताया था कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो इसी को न्यू एज टेक्नोलॉजी। एज का मतलब ये वाला एज नहीं, एज का मतलब एज, EDGE, एज मतलब होता है किनारा, होता है ना। किनारा का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि ये पूरा एक सिस्टम है, अभी इसमें एकदम से न्यू एज टेक्नोलॉजी मतलब एकदम से नया नया ताजा ताजा जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी या न्यू एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगे? तो मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, खूब नाम चर्चा में है। मशीन लर्निंग आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, और क्या क्या आ जाएगा? क्रिप्टो करेंसी वगैरह तो इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आ जाएगा। इस डायरेक्ट इसमें नहीं है, मतलब इसी से रिलेटेड है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इन सबको न्यू एज टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है, ठीक है। न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी NGT में अकल्पनीय स्केल और स्पीड के गवाह बन रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दिया, तो 2019 में G20 ने प्रिंसिपल ऑन AI अपनाया था। आज हमें उससे एक कदम और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक AI गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस के क्षेत्र में AI बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि GS पेपर 2 जो आपका है उसमें गवर्नेंस का टॉपिक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस में शामिल करने के लिए इन्होंने बात करी है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर गवर्नेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ फायदे के संदर्भ में कहा है कि मान लो कि अभी गवर्नेंस के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए हम जो है मानवों का ही इस्तेमाल करते हैं, मनुष्यों का इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी उसमें लगे रहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समाधान के लिए लोग कम हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब प्रयोग किया जाएगा तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान जो है मशीनों के माध्यम से ही हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य ह्यूमन सेंट्रिक ही है। हमारा प्रयास होगा कि सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ग्लोबल वर्क फोर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में सभी देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे पास हैं, जैसे मान लो कि साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी की समस्या। साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा विषय है। आज की तारीख में हर एक चीज डिजिटल जो हो गया है, सरकारों से लेकर जनसामान्य तक, तो साइबर सुरक्षा अपने आप में विषय है। लोगों का जो निजता का विषय जो है, प्राइवेसी का जो विषय है, वो बहुत संकट में आ गया है। गवर्नमेंट्स के जो डाटा हैं वो बहुत ज़्यादा
जो है कई बार संकटग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी पूरी दुनिया के लिए आज की तारीख में, जब पूरी दुनिया जो है इंटरनेट पे सिमटती चली जा रही है, पूरी दुनिया का व्यापार इंटरनेट पे सिमटता चला जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जैसे मैंने बिटकॉइन का एग्जांपल अभी दिया था, बिटकॉइन और कई सारे क्रिप्टो करेंसी हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ये है कि अभी जो हम फिजिकल फॉर्म में करेंसी को देखते हैं, नोट के फॉर्म में देखते हैं, सिक्कों के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो अब जो है कोडिंग के फॉर्म में करेंसी, ठीक है, करेंसी क्या होगी, कोडिंग के फॉर्म में होगी। पता चल गया, जैसे अभी आप मोबाइल में करते हो ना, मोबाइल से पेमेंट करते हो, तो आपको थोड़ी ना फिजिकल रूप से आपको आपके हाथ में पैसा, आपके जेब में, आपके बटुए में तो पैसा आता नहीं है, बस आपको जो है इंटरनेट पे बताया गया कि योर पेमेंट डन, पेमेंट डन हो गया, या फिर यू रिसीव्ड दिस अमाउंट, इतना अमाउंट रिसीव कर लिया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी है, तो बस हम क्या करते हैं कि मोबाइल में देखिए इतना बड़ा आंकड़ा है, 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, अरे कितनी बड़ी बात है, जबकि फिजिकली आपके पास आया नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आप जो है बस डेटा देख रहे हो, डाटा से ही खुश हो जाते हो। तो अभी तो वो डाटा जो है, वो डेटा जो है, वो वास्तव में आपके पास जो फिजिकल करेंसी होनी चाहिए उसके स्थान पर है, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे करके फिजिकल करेंसी का अस्तित्व ही खत्म करके पूरा का पूरा डाटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी वास्तव में जो है क्रिप्टो फॉर्म में, ठीक है, क्रिप्टो फॉर्म में आपके पास करेंसी होगी। सरकार भी इस दिशा में काम तो कर ही रही है, लेकिन ये बड़ी समस्या भी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात करी कि जैसे मान लो कि बैंकों के लिए आपने सुना होगा कि बेसल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी बेसल मानक हैं बैंकों के लिए, बैंक रेगुलेशन के लिए बेसल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। बेसल स्टैंडर्ड्स ये अपने आप में एक विषय है इकोनॉमी का, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। 1974 में बेसल एक जगह है, पहली बात तो ये समझो कि स्विट्जरलैंड में राइन नदी है, तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है राइन नदी के किनारे बेसल, तो वहीं एक रेगुलेशन हुआ था, वहीं एक मतलब बेसल कमेटी बनी थी। तो बेसल कमेटी ने 1974 में इस रेगुलेशन को, इस नियामक को बैंकों के मतलब नियामक के रूप में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड्स दिया था। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग इकोनॉमिक क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रकार साइबर सिक्योरिटी के लिए भी वैश्विक सहयोग और फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसको बाद में और विस्तार से आप देखेंगे। विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं जो हैं वो भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप हो। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है। अब जानते हैं कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 10 होते हैं, 5 जो है स्थायी और 5 अस्थायी। अस्थायी तो आते जाते रहते हैं, भारत भी अस्थायी सदस्य रह चुका है कई बार, लेकिन स्थायी सदस्य जो हैं जिनको P5 भी बोला जाता है, पावर ऑफ 5 कंट्रीज, जो कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, उन्हीं का हमेशा दबदबा बना रहता है। अब भारत या अन्य जो कुछ देश हैं वो चाहते हैं कि भाई उनकी भी एंट्री जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में हो जाए। सिर्फ 5 ही क्यों, किस आधार पे? ठीक है, तो यहाँ सुधार की बात जो है बहुत लंबे समय से की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस मंच का उपयोग करके इस बात को रखा है। आज हर वैश्विक संस्था को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता है। ठीक है, इस पे विस्तार से कभी और बात कर सकते हैं हम लोग, अगर मुद्दा वो चर्चा में आता है तो। इसके अलावा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे। एक्चुअली जहां से मैंने मैटर लिया था सरकारी स्रोत से, वहां मल्टीलेटरल को हिंदी में कुछ और उसका शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद बहुराष्ट्रीय लिख दिया गया या बहुदेशीय लिख दिया गया था, बहुपक्षीय होना चाहिए था। मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब क्या हो गया? आप जानते हैं कि बहुत सारे मल्टीलेटरल बैंक का नाम आप जानते हैं, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक, कितने पक्ष उसमें हैं? 2 ही पक्ष हैं क्या? जब 2 पक्ष रहेगा तो बायलेटरल हुआ, एक ही पक्ष है तो यूनिलेटरल हुआ, 2 पक्ष है तो बायलेटरल हुआ, ज्यादा पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं तो ट्राइलेटरल हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पक्ष हैं तो मल्टीलेटरल। तो वर्ल्ड बैंक है, इसमें कई सारे पक्ष हैं, कई सारे देश इसमें हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम भी आपने सुना होगा। इसके अलावा AIIB का नाम सुना होगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा। ये सभी जो हैं ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के उदाहरण हैं, बहुत सारे इसमें हैं। तो इसके मैंडेट का विस्तार करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। तेजी से बदलते विश्व में
हमें ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी की भी उतनी आवश्यकता है। यानी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक में, विशेष रूप से यहाँ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का टर्म का जो इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने कहा है वो मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में कहा है और IMF के बारे में भी कहा इन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है डेवलपमेंट के लिए फंड जारी करते हैं। अब IMF और वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में ब्रेटन वुड्स संस्था इनको कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के ब्रेटन वुड में ये स्थापित हुए थे। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने यहाँ वर्ल्ड बैंक और IMF को टारगेट करते हुए कहा है कि इनका रुझान जो है पश्चिमी विकसित देशों की तरफ होता है, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित भी किए गए हैं। तो इनका रुझान वैसे देशों की तरफ भी होना चाहिए जिनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है, जहां विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि IMF ने जब भारत को 1991 में LPG रिफॉर्म के टाइम पे जब ऋण दिया था तो बहुत सारे मतलब शर्त रखे थे। तो ये सब शर्त जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो विकासशील देशों के पक्ष में भी होने चाहिए, एक तरफा नहीं होने चाहिए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट था। अब जो है हम लास्ट पेज पे आएंगे। समापन समारोह में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य एक और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा कि ट्रोइका स्पिरिट में हम पूर्ण विश्वास रखते हैं। ट्रोइका किसको कहते हैं, मैंने कल आपको बताया था, कल के क्लास में बताया था कि G20 का कोई सचिवालय नहीं, कोई अलग से जो है उसका कोई एक मतलब संविधान जैसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये ट्रोइका के स्पिरिट या सिद्धांत पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि पिछले साल जो अध्यक्ष था, वर्तमान जो अध्यक्ष है, अगले साल जो अध्यक्ष होगा, ये तीन मिला करके ट्रोइका बनाते हैं, ठीक है। तो पिछले साल जैसे अभी एक सवाल पूछ लिया जाए कि वर्तमान G20 में ट्रोइका में कौन कौन से देश आएंगे, इंडोनेशिया पिछले बार था, भारत अभी है, ब्राजील। तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें हम पूर्ण विश्वास करते हैं और ब्राजील जो कि अगले G20 का अध्यक्ष बनेगा उसको हम पूरा सहयोग देंगे, ठीक है। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को G20 प्रेसिडेंट से गेवल, तो ये जो हथौड़ा जैसा चीज है ना, इसको गेवल कहा जाता है। ये सिंबॉलिक चीज है, कोई खास महत्व नहीं है, फिर भी लेकिन जानना चाहिए। भारत के पास नवंबर तक यानी नवंबर 2023 तक G20 प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा कि एक मतलब नवंबर के अंत तक हम लोग क्या कर सकते, एक वर्चुअल सेशन रख सकते हैं, क्योंकि अभी जितनी भी बातें हुई हैं उस बातों पर हम कितना 2-2.5 महीने में काम कर पाते हैं, उस संदर्भ में एक वर्चुअल सेशन रखा जा सकता है। बहुत अच्छा एक सुझाव है प्रधानमंत्री का। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने G20 समिट के समापन की घोषणा की 10 सितंबर को। इन्होंने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप जो है सुखद हो, पूरे विश्व के लिए सुखद हो। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा संस्कृत में वर्ड कहा है, लाइन कहा है, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी कि संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। भारत की जो भावना है वो कुछ इसी तरह की हमेशा दिखती रहती है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।